हेलो फ्रेंड, मैं सूरज आपके अपने एस के स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट 1 में फिजिक्स के 50 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आज भी हम लोग ऐसे ही 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो लेट ना करते हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि बताइए क्या रीज़न है कि मिट्टी के बने घड़े में जो जल भरा जाता है वो ठंडा हो जाता है। तो रीजंस बताइएगा, चारों ऑप्शन में से क्या सही है। ठीक है, सोच करके जवाब दे दीजिएगा। यदि आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दे रहे हैं कि ऑप्शन देखिए क्या है। मिट्टी के घड़े की ऊष्माधारिता अधिक होती है। मिट्टी का घड़ा ऊष्मा का अच्छा विकिरणक है। घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित होता है। घड़ा जल की ऊष्मा को अपने में सोख लेता है। आपको बता दें कि क्या होता है, घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, घड़े में जल ठंडा रहता है। ठीक, तो याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है क्योंकि पंखा बताइए क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पंखा क्या करता है, पंखा हमारे चारों ओर हवा क्या करता है, गति लाकर शरीर के पसीनों को वाष्प में वृद्धि कर देता है। ठीक है, वाष्पन में वृद्धि कर देता है, याद रखिएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का बताइए कि चारों ऑप्शन में से क्या सही हो सकता है। ठीक है, आपको बता दें हमें पसीना तब आता है जब वायु का तापमान अधिक हो और क्या हो, वह आर्द्र हो। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बी सही है, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है क्योंकि बताइएगा चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, आपको जवाब आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो आपका सतह का जल वाष्पित होता है और परिणाम स्वरूप ठंडा हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, याद रखिएगा ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप बताइए क्या हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। पर निर्भर नहीं होती है, मेरी वृद्धि के साथ बढ़ सकती है, मेरी वृद्धि के साथ कम हो सकती है, मेरी वृद्धि के साथ बढ़ती घटती रहती है। आपको बता दें कि वायुमंडल द्वारा जल वाष्प की वायु जो होता है, ठीक है, वायु के ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक, तो देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, दूध की परिशुद्धता, आपेक्षिक आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब। चार ऑप्शन में से बताइएगा कौन सा सही है। ठीक है, तो आपको बता दें कि ऑप्शन आपका सी आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता क्या होता है कि आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का क्वथनांक बताइएगा। जल का क्वथनांक क्या होता है, चारों ऑप्शन में से बताइएगा। ठीक है, तो जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है बताइएगा इस बेसिस पर आपका बी। ठीक है, याद रखिएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे प्राप्त होती है। ऑप्शन आपके सामने बताइएगा, किससे सीधे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको बता दें ये जो सूर्य से क्या होता है, सीधे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन ए। सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से इस प्रकार भिन्न है कि ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, यदि आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन को और जैसे आपका 59 है, 59 का ए बी सी जो भी है ऐसे ही आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिएगा आपको बता दें कि प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से भिन्न होती है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं किंतु ध्वनि तरंगे नहीं हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। विद्युत चुंबकीय की वेवलेंथ बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बता दे रहे हैं कि आपको आंसर आता है तो आप
नंबर लिख करके उसका ABCD जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें जो सबसे लंबी वेवलेंथ होता है वो औरत कीड़े की होती है। ठीक है, तो आपको बता दें इसका जो लेंथ होता है 10⁻⁸ m से आपका 10⁻⁷ m तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे कहते हैं। बताइएगा चारों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन सही है। ठीक है, सो आपको बता दें कि आयनमंडल वायुमंडल की वह परत है जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है। ठीक है, सो आपका जो ऑप्शन है आपका आयनोस्फीयर, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा आयनमंडल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात्रि में रेडियो रिसेप्शन में कुछ सुधार क्यों हो जाता है। बताइएगा चारों ऑप्शन में से क्या सही है। ठीक है, सो आपको बता दें कि रात्रि में रेडियो रिसेप्शन में कुछ सुधार हो जाता है क्योंकि दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट जो कि कुछ सीमा तक प्रभावित करता रहता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, सुधार आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपको ऑप्शन सी चाहिए। याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं क्योंकि। ऑप्शन देखिए, बताइएगा चार ऑप्शन में से क्या हो सकता है। ठीक है, सो आपको बता दे रहे हैं कि पृथ्वी का जो वक्रता के कारण सिग्नल वहाँ नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, सो आपका ऑप्शन कौन सा सही है बताइएगा। ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, याद रखिएगा उसको। ठीक है, रेडार का प्रयोग बताइएगा। रेडार का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ठीक, सबको बता दें कि देखिए आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा सही है। ठीक है, ईमानदारी से बता दीजिएगा। सो रडार का प्रयोग वायुमंडलीय जैसी वस्तुओं की पहचान व स्थिति निर्धारण हेतु किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा आंसर सही है बताइएगा। आंसर आपका सी सही है। ठीक है, सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंद कमरे की खिड़की में एक छोटा छिद्र कमरे से बाहर की वस्तुओं का कमरे के सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका कारण बताइएगा। कारण क्या है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन आप बारी बारी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं तो वीडियो लंबा चला जाता है। ठीक है, सो आप पढ़ के बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, सो आपको बता दें कि आपका जो आंसर है बी, प्रकाश का ऋतुरेखी संचरण। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरे सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। बताइएगा चारों ऑप्शन में से क्या है। ठीक है, देखिए कोई भाग नहीं, किरीट जो कि कोरोना बोला जाता है, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल। सो बताइएगा चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, सो आपको बता दें कि जो वर्णमंडल है आपको क्रोमोस्फेयर। ठीक है, याद रखिएगा क्रोमोस्फेयर क्या होता है कि सूर्य का भाग नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब क्या होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। ठीक है, तो आपको बता दें जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना होता है वो आपका आभासी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होता है बताइएगा। व्यक्ति की लंबाई के बराबर होनी चाहिए। बताइएगा चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है आपका। ठीक है, तो आपको बता दे रहे हैं कि ऑप्शन जो सी आपका है, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, क्या होता है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होता है, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, सो याद रखिएगा। आते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से जा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस वेग से आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो आपको बता दे रहे हैं कि
जिस वेग से, ठीक है, आता है, ठीक, कहने मतलब जा रहे होते हैं, उसी वेग का वो दोगुना होता है। कहने का मतलब ऑप्शन सी बी, ठीक है, 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से जा रहे होते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब होता है वो 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड से आएगा। तो याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे की अगल बगल की दीवारों पर समतल दर्पण लगे हैं और आप कमरे में हो तो आपको दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। सो आपको बता दे रहे हैं कि आप यदि कमरे में हो तो आपको दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की संख्या जो होती है अनगिनत होती है, ठीक है। कभी आप देखे होंगे, ठीक है, और आपको एक फॉर्मूला होता है, उसे फिर फाइंड भी कर सकते हो, n = 360/0 - 1, ठीक है। सो आप इसको फाइंड करेंगे तो जाहिर सी बात है 0 का इसमें मल्टीपल जाएगा, आपका ये इन्फिनाइट आएगा, और इन्फिनाइट में से एक सेपरेट करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा, ठीक है। सो याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा। ऑप्शन आपके सामने ये बताइएगा, ठीक है। सो क्या होगा, आपका अवतल दर्पण होगा, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक का दर्पण बताइएगा, बेलनाकार दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण लगा होता है, बताइएगा। चारों ऑप्शन में से क्या होता है, तो आपको बता दें कि अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। सो याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु बताइएगा चारों ऑप्शन में से क्या होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है, ठीक है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, एंड बेलनाकार दर्पण लगा होता है। बताइए चारों ऑप्शन में से क्या होता है, तो आपको बता दें कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। मोटर वाहनों के जो पीछे शीशा लगा होता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है, जो साइड मिरर होता है। याद रखिएगा। सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार के हैंड लैम्प में प्रयुक्त दर्पण बताइएगा चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है, ठीक है। समतल दर्पण होगा, गोली दर्पण लगा होता है, गोली अवतल दर्पण लगा होता है, क्या होता है, पैराबोलिक अवतल दर्पण लगा होता है। बताइएगा चारों ऑप्शन में से क्या सही हो सकता है, तो आपको बता दें कि जो आपका पैराबोलिक होता है जो, ठीक है, वो लगा होता है, ठीक। कार के हैंडलैम्प में जो प्रयुक्त दर्पण होता है वो आपका परवलयिक पैराबोलिक अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। आता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग क्या होता है, बताइएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में से कोई आंसर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो आपका जल की सतह की ओर क्या होता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। सो याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, बताइएगा। जो इसका कारण है आपको बता दे रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए। याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती, बताइएगा। वायुमंडल न होता तो क्या होता, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होता, कम हो जाता, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होता है, इसका कारण है। चारों ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। सो आपका ऑप्शन क्या है, अपवर्तन, ठीक है। क्या होता है कि सूर्य व चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होते हैं, इसका कारण क्या है, अपवर्तन होता है, ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का बताइए क्या होता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि वायुमंडल में क्या होता है, वर्तमान में जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण व पूर्व आंतरिक परावर्तन क्या होता है, दोनों ही होता है, ठीक है। तो इन बताइए कि चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है, तो आपका ऑप्शन जाता है डी पर, ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा के रुकने के उपरांत इंद्रधनुष बताइएगा चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है, वर्षा के रुकने के
उपरांत क्या होता है? इंद्रधनुष। ठीक है, सो आपको बता दें कि वर्षा के रुकने के उपरांत क्या होता है? इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, तो याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश के गुजरने पर यह वर्ण में बिखर जाता है, क्योंकि क्या रीजन है कि जो कांच के प्रिज्म होता है सिर्फ जब श्वेत प्रकाश उसमें डाला जाता है तो क्या होता है? उसमें जो वर्ण होता है उसमें बिखर जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है चारों। ठीक है, चारों ऑप्शन में से बताइएगा क्या रीजन्स हैं। ठीक, क्या होता है कि भिन्न वर्ण का प्रकाश क्या होता है? प्रकाश कांच से भिन्न वेग में गमन करता है। ठीक है, सो ऑप्शन आपका बी याद रखिएगा, भिन्न वर्ण का प्रकाश कांच में भिन्न वेग से गमन करता है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑप्शन बी याद रखिएगा। निम्नलिखित वर्ण अनुक्रम में कौन सा क्रम उचित रूप में है? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, सो आपको बता दे रहे हैं कि ऑप्शन डी नीला, हरा, पीला। ठीक है, क्या होता है? वर्ण अनुक्रम है, याद रखिएगा। सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक वर्ण बताइएगा, प्राथमिक वर्ण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, सो प्राथमिक वर्ण कहने का मतलब प्राथमिक जो रंग होता है आपका क्या है? ठीक है, सो आपको बता दें कि ऑप्शन सी जो है वे हैं जो अन्य वर्णों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब बताइए ऐसा कौन सा कलर है? ठीक है, जो प्राइमरी कलर आपका होता है जैसे रेड हो गया, ठीक है, और आपका ब्लू हो गया, और अब बता दे रहे हैं कि आपका जो ग्रीन हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? प्राथमिक कलर है। अब वहीं पूछा जाए कि द्वितीयक कलर में कौन सा आता है, तो द्वितीयक कलर में आपका देखिए येलो आता है। ठीक, और आपका जो होता है मेजेंटा एक कलर होता है। ठीक है, एक सियान कलर होता है। ऐसे ही कुछ कलर आते हैं जो कि आपका द्वितीय में आते हैं। ठीक है, सो याद रखिएगा इसको। ऑप्शन क्या था इसमें? ऑप्शन सी। ठीक है, तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के 3 प्राथमिक वर्ण हैं, बताइएगा 3 प्राथमिक वर्ण कौन सा है? देखिए अभी बताए थे, सो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्या हो सकता है आंसर? ठीक, आपका इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप इसका जवाब प्राथमिक वर्ण भी बताए हैं, यदि बता देंगे तो हम समझ जाएंगे आप उस वीडियो को वॉच कर चुके हैं। ठीक है, सो बताइएगा 84 का जवाब आपको बताने हैं। ठीक है, क्या हो सकता है? प्राथमिक कलर बताना है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है। सो आता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल रेटिना के सदृश है? लेंस, फिल्म, द्वारक, शटर। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, सो आपको बता दें जो आपका फिल्म होता है। ठीक है, फिल्म क्या होता है कि कैमरे का फिल्म मानव नेत्र में दृष्टिपटल, दृष्टिपटल क्या होता है? रेटिना के सदृश है, क्योंकि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसी प्रकार फिल्म जैसे रोल होता है। ठीक है, पर प्रतिबिंब बनता है। सो याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति बाहर तेज प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर तक वह स्पष्ट देख पाने में समर्थ नहीं होता है। इसका कारण है, बताइएगा क्या रीजन्स है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। आपको बता दे रहे हैं कि ऑप्शन सी परितारिका जो आयरिस होता है, ठीक है, द्वारा पुतली को तुरंत न फैला पाता है, इसलिए क्या होता है? थोड़ा धुंधला दिखता है। ठीक है, कहने मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक, तो आता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र का समायोजन बताइएगा, चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है? ठीक है, नेत्र का समायोजन को बता दे रहे हैं कि रोमांक पेशियाँ, ठीक है, क्लियरी मसल्स, ठीक, के द्वारा होता है, याद रखिएगा। ठीक, तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में लिखने व पढ़ने हेतु चश्मा ऐनक लगाना पड़ता है, क्योंकि क्या रीजन से है कि वृद्धावस्था में चश्मा लगाना पड़ता है? ठीक है, सो आपको बता दे रहे हैं कि जो रीजन है आपका नेत्र की समायोजना क्षमता क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि चश्मा ऐनक लगाना पड़ता है। सो ऑप्शन जो आपका है ऑप्शन बी, याद रखिएगा। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश की नीलिमा का कारण बताइए। आकाश जो होता है नीला क्यों होता है? उसका जो रीजन है बताइएगा। ठीक है, सो क्या होता है?
सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन किए जा रहे हैं ये सब, ठीक है। सो क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अन्य वर्णों की अपेक्षा नीले वर्ण का अधिक प्रकीर्णन होता है, ठीक है। सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक यात्री एस्ट्रोनॉट को बाह्य अंतरिक्ष, बताइएगा क्या है आंसर, ठीक है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन जो आपका सही है ऑप्शन बी, श्याम प्रतीत होता है, कहने का मतलब काला, ठीक है। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यात्री, बताइए क्या हो सकता है, ठीक है। चारों ऑप्शन आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो यदि फास्ट हो रहा है तो उसको पॉज कर लीजिएगा, ठीक। तो आपको आंसर बता दे रहे हैं कि डी, सभी दिशाओं में दिन के समय तारे देख पाता है, ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभा युक्त प्रतीत होता है, क्योंकि बताइएगा चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि अन्य वर्ग प्रकृत हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। सो कौन सा आंसर सही है बताइएगा। आंसर आपका जो सही है डी, याद रखिएगा। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले को श्वेत वड़ी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं, ऐसा बताइएगा क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। सो आपको बता दे रहे हैं कि ऐसा बुलबुलों द्वारा परावर्तित प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण होता है। सो ऑप्शन जो आपका होता है आपको ऑप्शन बी होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वस्तुओं के त्रिआयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक, बताइएगा चार ऑप्शन में से क्या हो सकता है, ठीक है। सो आपको बता दें कि ऑप्शन आपका सी, ठीक, कोष क्रमानुलेखन कहलाती है, याद रखिएगा। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग में गमन में, बताइएगा ऑप्शन आपके सामने है। प्रकाश का अभिगमन होता है, ऊर्जा का अभिगमन होता है, द्रव्यमान का अभिगमन होता है, किसी का भी अभिगमन नहीं होता। तो बताइएगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में क्या होता है, ऊर्जा का अभिगमन होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन बी सही होगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का तारत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि, बताइएगा कि वेग से होता है, कि आयाम से ज्ञात होता है, कि आवृत्ति से होता है, कि प्रबलता से होता है, बताइएगा चार ऑप्शन में से क्या सही है। सो आपको बता दें कि ऑप्शन जो आपका सी है कि आवृत्ति से होता है, ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने के कारण उसकी, बताइएगा उच्च आवृत्ति होती है, उच्च आयाम होता है, निम्न आवृत्ति होती है, कमजोर वाक तंतु है, बताइएगा चार ऑप्शन में से क्या हो सकता है। सो आपको बता दे रहे हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के जो स्वर तीक्ष्ण होने का कारण होता है वो उच्च आवृत्ति होता है, ठीक है। सो ऑप्शन जो आपका है ऑप्शन ए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके आयाम से करते हैं, आवृत्ति से करते हैं, तरंग दैर्घ्य से करते हैं, वेग से करते हैं, बताइएगा चार ऑप्शन में से क्या हो सकता है, ठीक है। सो आपको बता दें कि ध्वनि की जो प्रबलता होता है, जो प्रबलता का निर्धारण, ठीक है, होता है वो आयाम से किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन ए सही है, याद रखिएगा, ठीक है। सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्वनि का अधिकतम वेग, बताइएगा ध्वनि का जो अधिकतम वेग होता है कहाँ होता है, निर्वात में होता है, वायु में होता है, जल में होता है, इस्पात में होता है। तो आपको बता दें जो ध्वनि का अधिकतम वेग होता है वो इस्पात में होता है, याद रखिएगा। सो देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि उच्चतम वेग से, बताइएगा 0 डिग्री सेल्सियस शुष्क वायु में गमन करती है, 30 डिग्री सेल्सियस शुष्क वायु में गमन करती है, 0 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में गमन करती है, 30 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में गमन करती है, बताइएगा चारों ऑप्शन में से क्या है, ठीक है। सो आपको बता दें कि जो 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है, ठीक है। सो याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है कि माध्यम का जो आपका टेम्परेचर होता है उसके बढ़ने से क्या होता है, ध्वनि की जो स्पीड होती है, चाल होती है, वो बढ़ जाती है। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियोस पसंद हो, जो भी क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, यदि पसंद हो तो लाइक करिएगा, यदि कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट करिएगा, और एक शेयर जरूर करिएगा यदि आपको लगता है कुछ हेल्प किए हैं, ठीक है। यदि आपको चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यदि आप चैनल पर नए हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।